हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपके लेकर आए हैं अर्थशास्त्र के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। गाइस, अगर आप सच में इस बार के बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट के जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एंड जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं, फुल सॉल्यूशन के साथ आपको इसी चैनल पर सारे क्लासेस मिलने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ओके, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर देखिए गाइस, ये हैं आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, वो सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। बिल्कुल भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है तो वो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिया है कि मांग के नियम से क्या अभिप्राय है। मांग के नियम से क्या अभिप्राय है। कई बार ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आज किया गया है और इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है कि मांग के नियम से क्या अभिप्राय है। नहीं तो यही क्वेश्चन इस तरह से भी आपका पूछा जाता है कि मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है। या तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं तो आपका ये पूछ लिया जाएगा कि मांग के नियम से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो मांग का जो नियम है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया कि मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है, इसका भी आंसर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। पर जो मांग का नियम है ये आपका 100% इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किया जा सकता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। मांग के नियम से क्या अभिप्राय है और मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको तैयार करनी है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि लागत फलन क्या है। ये प्रश्न जो है ये आपका पूछा जाता है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। लागत फलन क्या है तो इसको आप तैयार करेंगे। और जो आपका ये दिया गया मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है, ये आपका ज़्यादातर लघु उत्तरीय प्रश्न में रखा जाता है, तो इसको आपको थोड़ा लॉन्ग में याद करना है, ठीक है। लागत फलन क्या है ये आपका पूछा जाता है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। और मांग के नियम से क्या अभिप्राय है ये आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में भी रख दिया जाता है, नहीं तो ज़्यादातर ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आपका आस किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी आपको थोड़ा विस्तृत में याद करना है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। मांग के नियम से क्या अभिप्राय है, मांग मात्रा में परिवर्तन कब होता है और लागत फलन क्या है, ठीक है। ये आपको तैयार करनी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि सीमांत लागत क्या है। सीमांत लागत क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका आज किया जाता है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। सीमांत लागत क्या है इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्ति का नियम बताइए। पूर्ति का नियम बताइए, ये भी आपको तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है कि सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। कई बार ये बोर्ड एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन ये है कई बार आज किया गया है, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी आपको तैयार करना है। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये ज़्यादातर पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो थोड़ा इसको आप विस्तृत में याद करेंगे, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं। एंड इसके बाद नेक्स्ट है आपका मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको आप तैयार करेंगे। मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते हैं, आप पेपर उठाकर देखना, कई बार ये क्वेश्चन रखा गया है, ठीक है।
मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते हैं, ये आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, नहीं तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में ये रखा जाएगा। ठीक है, मध्यवर्ती वस्तु से आप क्या समझते हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। ओके, तो इसको आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। ये क्वेश्चन आपका आज किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा लॉन्ग में याद कर लेना है। ठीक है, राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न है तो वो यहाँ पर दिया गया है कि वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, इसको आप तैयार करेंगे। हर क्वेश्चन को आप मेरे साथ लिखते चलिए। ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं ये आपको तैयार करना है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मुद्रा के 4 कार्य क्या हैं। और ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि मुद्रा से आप क्या समझते हैं, या फिर मुद्रा के 4 कार्य क्या है, ये आपसे आज किए जाएंगे। ये आपका अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में रखा जाता है। और वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, ये भी कई बार अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में आज किया गया है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। और इस प्रश्न को भी आपको, इसका आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। और जो ये वाला है ये आपका पूछा जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, तो इसको आपको थोड़ा लॉन्ग में याद कर लेना है कि राष्ट्रीय आय को व्यय विधि से कैसे मापा जाता है। यहाँ तक समझ आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट है यहाँ पर कि भुगतान शेष, अगला प्रश्न यहाँ पर आपका दिया गया है कि भुगतान शेष खाते के चालू खाते और पूंजी खाते की 4 मदें बताइए। भुगतान शेष खाते के चालू खाते और पूंजी खाते की 4 मदें बताइए। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया, आप पेपर उठाकर देखना। तो ये आपका किस में पूछा जाता है, लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो ये आपको लघु उत्तरीय प्रश्न की तरह अच्छे से तैयार कर लेना है, थोड़ा लॉन्ग में याद करना है कि भुगतान शेष खाते के चालू खाते और पूंजी खाते की 4 मदें बताइए। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। एंड इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपका है कि निजी आय से क्या अभिप्राय है। निजी आय तथा व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। अब ये जो आपका प्रश्न है ये आपका विस्तृत में भी पूछा जा सकता है और लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको थोड़ा बड़ा चढ़ाकर याद करना, थोड़ा लॉन्ग में। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ओके, तो इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेने के बाद दोबारा से देख लीजिए। प्रश्न है आपका कि निजी आय से क्या अभिप्राय है, निजी आय तथा व्यक्तिगत आय में क्या अंतर है। कई बार ये क्वेश्चन आपका आज किया गया, तो इसको आपको विस्तृत में याद कर लेना है। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग में आप याद करेंगे क्योंकि कई बार ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आपका रखा गया है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि प्रवाह को परिभाषित कीजिए। प्रवाह को परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन आप मॉडल पेपर में भी देखेंगे, जितने भी आपके मॉडल पेपर हैं हर मॉडल पेपर ये क्वेश्चन आपका रखा जाता है, और कई बार बोर्ड एग्जाम में ये आज भी किया गया है। अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में इसको पूछा जाता है कि प्रवाह को परिभाषित कीजिए। ओके, इसको आप तैयार करेंगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर कि स्टॉक क्या है। ये आपके आज किए जाते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, स्टॉक क्या है, प्रवाह को परिभाषित कीजिए, बाजार का अर्थ लिखिए, बाजार की परिभाषा दीजिए, मांग के नियम से आप क्या समझते हैं, लागत फलन क्या है, सीमांत लागत क्या है। ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके आते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो जितने भी आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं इनको आप अभी से तैयार करते चलिए। अगर आप सच में 90+ स्कोर करना चाहते हो इस बार, तो तैयारी भी आपको अपनी अभी से करनी होगी। ठीक है, तो समझ आ गया। प्रवाह को परिभाषित कीजिए, इसको आपको तैयार करना है।
अतलग उत्तरीय प्रश्न में। एंड नेक्स्ट है स्टॉक क्या है। इसके बाद अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन है आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों की जो परिभाषाएं हैं वो आपको याद कर लेनी है और इनमें जो अंतर है उसको भी आपको याद कर लेना है। अगर आपका यही क्वेश्चन इस तरह से आज किया जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, तो ये आपका आज किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। और अगर आपका इसी तरह से पूछा जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए या फिर समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, तो ये आपका आज किया जाएगा अतलग उत्तरीय प्रश्न में। या फिर यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र दिया गया, आपसे पूछ लिया जाए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए या फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर भी याद कर लेंगे आप, क्योंकि वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है। ठीक है, एंड इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि पूर्ण प्रतियोगिता की किन्हीं दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता की किन्हीं दो विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन है, अभी जो आपका एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका आज किया गया था बोर्ड एग्जाम में कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से भी याद कर लेना है कि पूर्ण प्रतियोगिता की जो विशेषताएं हैं उनको भी आपको देख लेना है। ओके, और ये आपका क्वेश्चन आज किया जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो इसको आप तैयार करेंगे। एंड समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए, ये आपको तैयार करना है अतलग उत्तरीय प्रश्न में। और इसी तरह नेक्स्ट है यहाँ पर आपका कि एक फर्म कीमत निर्धारक कब होती है। एक फर्म कीमत निर्धारक कब होती है, ये आपका प्रश्न पूछा जाता है लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो उसी तरह से इसको आपको तैयार करना है। एक फर्म कीमत निर्धारक कब होती है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है कि आगम को परिभाषित कीजिए, ये आपका पूछा जाएगा अतलग उत्तरीय प्रश्न में। आगम को परिभाषित कीजिए। क्लियर, इसको आप तैयार करेंगे। और इसी तरह इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर, ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से तैयार करेंगे कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन आपका आज किया जाता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में आपको ये तैयार करना है। प्रश्न एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है, इसको आप तैयार करेंगे। ओके, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, आप पेपर उठाकर देखना, मॉडल पेपर देखना, उसमें भी ये क्वेश्चन आपका रखा मिलेगा आपको कि कुल आगम, औसत आगम और सीमांत आगम से क्या तात्पर्य है, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए। औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध बताइए, ये क्वेश्चन आपका आज किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। और अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए कि औसत लागत क्या है, सीमांत लागत क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन आज किया जाएगा अतलग उत्तरीय प्रश्न में। अगर इस तरह से पूछा जाए कि औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध क्या है, संबंध बताइए, तब ये क्वेश्चन आपका आज किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो इसको भी आप थोड़ा लॉन्ग में याद करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि गिफिन विरोधाभास को संक्षेप में समझाइए। गिफिन विरोधाभास को संक्षेप में समझाइए। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में कई बार देखा गया है। ठीक है, तो इसको आप लॉन्ग में याद करेंगे। गिफिन विरोधाभास को संक्षेप में समझाइए, ये आपको विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में तैयार कर लेना है। एंड इसके बाद आपका अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। कई बार क्वेश्चन आज किया गया है, बहुत इजी भी है, आपको याद कर लेना है। ये आपका पूछा जाएगा अतलग उत्तरीय प्रश्न में कि पूरक वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए।
किस में पूछा जाएगा, अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। अच्छे से आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। तो आज हमने देखे कुछ इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। गाइस अगर सच में आपको वीडियो पसंद आया है, गाइस अगर आपको सच में ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो। ठीक है, ये है आपके क्वेश्चंस और इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।